हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी, ए क्लासेस बाय मनीष सर में। अभी तक आप लोगों ने पढ़ चुके हैं आर्थिक विकास और नियोजन के अंतर्गत आर्थिक विकास की अवधारणा और आर्थिक विकास के लक्षण, जबकि दूसरे अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अभी तक हम लोग आर्थिक विकास का मतलब ये समझते थे कि बढ़िया जेब में पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, इसका मतलब हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं। लेकिन भारत की जो पुरानी अर्थव्यवस्था है, प्राचीन काल में भारत में ऐसा नहीं माना जाता था। सोना चांदी ये आर्थिक विकास नहीं माने जाते थे। मानवीय गुणों को आर्थिक विकास की श्रेणी में गिना जाता था और विश्व बाद में घूमकर वहीं पर पहुंच गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ में जीवन प्रत्याशा भी अच्छी हो, तब हम राष्ट्र के समुचित विकास को आर्थिक विकास मानते हैं। आज हम इसी में पढ़ने जा रहे हैं विकास के संकेतक, मानव विकास सूचकांकों का निर्माण कैसे होता है उसको भी हम समझेंगे, और साथ में हम समझेंगे विकासशील और विकसित देशों में क्या अंतर है, और जानेंगे कि भारत देश के अंदर कौन कौन से राज्य विकासशील हैं और कौन कौन से राज्य विकसित हैं। इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय में आर्थिक विकास और नियोजन के अंतर्गत विकास के संकेतक, मानव विकास के संकेतकों का निर्माण तथा विकसित एवं विकासशील राष्ट्र। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। विकास के संकेतक विश्व के विभिन्न देशों के मध्य विकास के स्तर की तुलना के लिए राष्ट्रीय आय को एक माप के रूप में काफ़ी समय से स्वीकार किया जाता है। मतलब तुलना जैसे हम हमारे परिवारों में करते हैं ना, कि उस परिवार की आय कितनी है, तुम्हारी आय कितनी है, हमारी आय कितनी है, तो उसके लिए हम पैसों से गिन लेते हैं कि साल भर में हमने कितने लाख रुपए कमाए। इसी तरह से सारे विश्व के अलग अलग देशों के बीच विकास के स्तर की जब तुलना होती है, तब यह देखा जाता है कि किस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। मतलब मापदंड जो है वह होता है राष्ट्रीय आय, और उसी को काफ़ी समय से स्वीकार किया जाता रहा है। इस मापदंड के अनुसार जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी, वह देश उतना अधिक विकसित कहलाएगा। कारण यह है कि अधिक आय होने के कारण इन देशों के निवासी अधिक वस्तुओं का उपयोग कर पाते हैं। जैसा कि हम पिछले अध्यायों में चर्चा करते आ रहे हैं कि आय अधिक होगी तो वस्तुओं के उपभोग करने की प्रवृत्ति भी अधिक होगी, अधिक वस्तुओं के उपयोग करेंगे हम। तो जिस देश की आय अधिक होती है उस देश को विकसित राष्ट्र कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, क्योंकि इन देशों के निवासी की अधिक वस्तुओं का उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है, ये अधिक वस्तुओं का उपयोग कर पाते हैं। किंतु क्या राष्ट्रीय आय विभिन्न देशों के बीच तुलना करने का उपयुक्त माप हो सकता है? अब आप सोचिए इसको बहुत अच्छे से कि अभी तक अलग अलग देशों के विकास के स्तर की जो तुलना करने का जो मापदंड था वो क्या था? राष्ट्रीय आय था। और राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती थी? जनसंख्या के आधार पर उस देश के नागरिक कितना वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, कितनी सेवाओं का सृजन कर रहे हैं, और उसको हम बाजार भाव में कन्वर्ट करके मौद्रिक मूल्य में बदल कर उनका योग निकालते थे। तो इस आधार पे आप लोग विचार कीजिए, क्या राष्ट्रीय आय विभिन्न देशों के बीच तुलना करने का उपयुक्त माप हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, यह उपयुक्त माप नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? तो इसका कारण क्या है कि ये नहीं हो सकता? अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग अलग है, और विकास के स्तर के माप के लिए जनसंख्या के आकार के महत्व को स्वीकार किया गया है। जिस देश की जनसंख्या अधिक है उसकी राष्ट्रीय आय अधिक होगी, जिस देश की जनसंख्या कम है उसकी राष्ट्रीय आय कम होगी। लेकिन वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं की स्थिति में अगर देखा जाए तो जो देश प्राकृतिक संसाधनों का जितना अधिक उपयोग कर रहा है
उसकी आय अधिक होगी और जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम कर रहा है उसकी राष्ट्रीय आय कम होगी। तो इस प्रकार जनसंख्या के आकार का महत्व विकास के स्तर के माप के लिए आवश्यक है और उसको स्वीकार भी किया गया है। तो फिर मापदंड क्या हो? यदि चलो हमने मान लिया कि राष्ट्रीय आय विकास के स्तर को मापने का एक समुचित या उचित मापदंड नहीं है, तो फिर मापदंड क्या हो? तो इसके लिए प्रति व्यक्ति आय को एक अच्छा मापदंड स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना। किंतु समग्र आर्थिक विकास की दृष्टि से ये माना जाता है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों मापदंड सही नहीं हैं, क्योंकि इसमें औसत आय को महत्व दिया गया है। कैसे? जैसे आप समझ लीजिए इसको, आपके घर में 5 सदस्य हैं, A, B, C और D, साथ में E। ये पांचों, एक 20,000 कमाता है, दूसरा भी 20,000 कमाता है, तीसरा 10,000 कमाता है, चौथा 0 कमाता है, पांचवा व्यक्ति जो है वह भी कुछ नहीं कमाता है। इनकी सारी आय को जोड़ने पर कितना हो जाता है? 50,000। और उसमें हम औसत आय निकालने के लिए जनसंख्या कितनी परिवार की? 5 हो गई। तो ये 5 का भाग दिया तो प्रति व्यक्ति आय कितनी आ गई? 10,000 रुपये। अर्थात अब यदि आपसे पूछा जाए कि इस परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आप बोलेंगे 10,000 रुपये। मतलब डी जो व्यक्ति है इसकी आय कितनी होगी? 10,000 रुपये। ई की आय कितनी होगी? 10,000 रुपये। ए की आय कितनी होगी? 10,000 रुपये। तो क्या यह मापदंड सही है? नहीं, यह मापदंड सही नहीं है। इसीलिए जबकि विकास के अंतर्गत जन सामान्य को प्राप्त स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषक आहार, पेयजल जैसी सुविधाओं का भी समावेश होना आवश्यक है। इनका भी समावेश हो तभी हम विकास के स्तर की तुलना कर सकते हैं। फलतः आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का एक नया विकल्प तैयार किया गया और उस विकल्प के रूप में मानव विकास संकेतकों को महत्व दिया गया। कैसे? प्रोफेसर मॉरिस ने जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक का विकास किया और प्रोफेसर पॉल स्ट्रीटन ने मूल आवश्यकता दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। इन दोनों के विचारों के आधार पर सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास संकेतक अथवा सूचकांक प्रकाशित किए और तभी से यह आर्थिक विकास के सूचकांक प्रतिवर्ष मानव विकास संकेतक रिपोर्ट में प्रकाशित हो रहे हैं। मानव विकास संकेतकों में भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार के घटक सम्मिलित हैं। तो अब हमको ये समझना है कि भौतिक घटक क्या है और अभौतिक घटक क्या है। तो यहाँ पर भौतिक घटक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद, जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा रही थी, सभी वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है, मौद्रिक मूल्य है, वह भौतिक घटक के रूप में आता है, जिसमें हम राष्ट्रीय आय की गणना करते थे, प्रति व्यक्ति आय की गणना करते थे। दूसरी स्थिति थी अभौतिक घटक के रूप में, तो जिसमें शिशु मृत्यु दर, जीवन की संभाव्यता तथा शैक्षणिक प्राप्तियां आदि को लिया गया है। तो विकास के संकेतक के रूप में भौतिक और अभौतिक घटक दोनों का समावेश इसमें किया गया है। अब हम बात करते हैं कि मानव विकास के संकेतकों का निर्माण आखिर कैसे किया जाता होगा, किस तरह से निकाला जाता होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मानव विकास के सूचक या संकेतकों के निर्माण में मानव विकास 3 आधारभूत बुनियादी आयामों का प्रयोग करता है। तो मानव विकास के जो 3 आधारभूत या बुनियादी आयाम हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है जीवन प्रत्याशा, अर्थात एक लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु। जीवन प्रत्याशा अर्थात एक व्यक्ति कितना स्वस्थ है, कितना लंबा जीवन जीता है, यह उसकी जीवन प्रत्याशा कहलाती है। दूसरा है शिक्षा, जिसके अंतर्गत वयस्क साक्षरता दर
तथा कुल नामांकन अनुपात, अर्थात विद्यालयों में नामांकन की स्थिति क्या है और वयस्क नागरिकों की साक्षरता दर कितनी है, इसके आधार पर भी मानव विकास के संकेतक तैयार होते हैं। तीसरी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय, यह भौतिक घटक है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख बिंदु यह है। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो क्या करते हैं कि मानव विकास की गणना हेतु उपरोक्त तीनों के अलग अलग सूचक तैयार किए जाते हैं। जीवन प्रत्याशा का सूचक तैयार किया, शिक्षा का सूचक तैयार किया और प्रति व्यक्ति आय का सूचक तैयार किया। तो हमने इन तीनों के जो सूचक तैयार किए, इनमें हम 3 का भाग देते हैं तो क्या निकल आता है? उसका औसत निकल आता है। और यह जो औसत निकलता है यह हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है, 0 से 1 के बीच। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के अलग अलग सूचक तैयार किए, उन अलग अलग सूचकों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जितना योग आया उसमें हमने 3 का भाग दे दिया। भाग देने पर जो औसत हमको प्राप्त हुआ वह 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अब 0 से 1 के बीच इन प्राप्तांकों के आधार पर देशों के विकास स्तर को निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना? आप फिर से देखिए कि ये तीनों चीजें, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों के हमने सूचक तैयार कर लिए। इन तीनों सूचकों को जोड़ लिया, उसमें 3 का भाग देकर औसत निकाल लिया। वह औसत 0 से 1 के बीच की कोई संख्या होगी और इसी संख्या के आधार पर उन देशों का विकास स्तर निर्धारित किया जाता है। कैसे? यदि वह औसत 0.8 से 1 के बीच हो तो वह देश उच्च मानवीय विकास वाला देश कहलाता है। लेकिन यदि औसत 0.5 से 0.8 के बीच हो तो वह देश मध्यम मानवीय विकास वाला देश कहलाता है। जबकि निम्न मानवीय विकास वाला देश कब होगा? जब औसत 0 से 0.5 के बीच में होगा। इस तरह से मानव विकास के संकेतकों का निर्माण प्रत्येक देश के द्वारा किया जाता है और यह निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कराया जाता है। मानव विकास संकेतकों के निर्माण के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में चुने हुए 177 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किए गए हैं। इन सूचकांकों के अनुसार 63 देश उच्च मानव विकास के हैं, जबकि 83 देश मध्य मानव विकास के हैं, जबकि 31 देश न्यूनतम मानवीय विकास वाले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मध्य मानव विकास वाले 83, सबसे कम न्यूनतम मानव विकास वाले और बीच में हैं 63 ऐसे देश जो उच्च मानव विकास के साथ में हैं। इन देशों में हमारे देश भारत का स्थान कहाँ पर है? तो इन देशों में भारत का स्थान 126वां है। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार विश्व के कुछ देशों का मानव विकास संकेतक तालिका तैयार की गई और उसे दर्शाई गई। इसी आधार पर योजना आयोग ने भी विभिन्न राज्यों में मानव विकास सूचकांक बनाए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास संकेतक बनाए गए उसमें भारत की क्या स्थिति है। तो नॉर्वे को देखिए आप, ये नंबर 1 पर है विश्व में। इसका प्राप्तांक कितना है? 0.965। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 0.957 के साथ, जबकि चीन 81 नंबर पर। श्रीलंका की स्थिति हमसे बेहतर है, 93 नंबर पर है वो, उसके अंक हैं 0.755, जबकि 126वें स्थान पर है भारत 0.611 अंक के साथ। हमारे बाद में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मोजाम्बिक और सबसे अंत में है नाइजर देश 0.311 के साथ।
यह स्थिति 2004 की है। वर्तमान में भारत की स्थिति में दिनों दिन सुधार होता जा रहा है और मानव विकास संकेतकों की दृष्टि में भारत का विश्व में स्थान परिवर्तित होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों की। तो विकसित राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जो अपने नागरिकों की भोजन, कपड़ा व मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। इन देशों में निर्धनता और बेरोजगारी नियंत्रण में है। ऐसे देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और नॉर्वे इत्यादि। जबकि विकासशील राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जो अपने नागरिकों की भरपेट भोजन उपलब्ध कराने में भी पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, पहनने को कपड़े सीमित मात्रा में हैं तथा बेरोजगारी व्यापक स्तर पर है और अशिक्षा की स्थिति है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि। हालांकि भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी होती जा रही है और यह मानव विकास सूचकांक में अपने स्थान में दिनों दिन प्रगति करता जा रहा है। कोई देश विकसित है या विकासशील है, यह निर्धारित करना एक बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी कुछ आधारों पर दी जा रही तालिका से हम विकसित और विकासशील देशों में अंतर कर सकते हैं। हमारे लिए यह निर्धारित करना कठिन है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है, क्योंकि उस देश के नागरिक कितने खुश हैं या कितने दुखी हैं, इसका निर्धारण हम हमारे मापदंडों से कर सकते हैं। लेकिन वाकई में उस देश के नागरिक विकसित हैं या विकासशील हैं, ये कैसे तय कर सकते हैं? फिर भी कुछ आधारों पर यह तय किया जाता है। जैसे मापदंड क्या क्या हैं उसके? विकसित देश और विकासशील देशों की भिन्नता को तय करने के मापदंड हैं कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण, उद्योग, बेरोजगारी, बैंक एवं बीमा, जन्म व मृत्यु दर, ग्रामीण जनसंख्या, प्रत्याशित आयु तथा तकनीकी शिक्षा एवं साक्षरता की स्थिति। अब यहाँ पर हम इसको अगर देखें तो कृषि, पहला बिंदु अगर हम कृषि को लेते हैं तो विकसित देश कृषि प्रधान नहीं होते, यह उद्योग प्रधान होते हैं और विकासशील देशों में कृषि की प्रधानता होती है। जबकि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि में देखें तो विकसित देश प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं लेकिन कुशलतापूर्वक करते हैं और विकासशील देश अल्प उपयोग करते हैं। इसी तरह विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है जबकि विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। विश्व बैंक ने अपनी विकास रिपोर्ट 2006 में ये बताया है कि 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष जिस देश के प्रति व्यक्ति आय हो वह विकसित राष्ट्र में आता है, जबकि जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो उनको विकासशील देश माना जाता है। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय जिसकी बहुत अधिक है वह विकसित देश और जिसकी कम है वह विकासशील देश। पूंजी निर्माण की स्थिति में अगर हम देखें तो विकसित देशों का पूंजी निर्माण दर उच्च होता है, विकासशील देशों का निम्न होता है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि उद्योगों की प्रधानता होती है विकसित देशों में जबकि विकासशील देशों में उद्योगों का अभाव होता है। विकसित देश बेरोजगारी को न्यूनतम स्तर पर रखते हैं और विकासशील देशों में बेरोजगारी का स्तर अधिक होता है। बैंकिंग और बीमा की सुविधाएं विकासशील देशों में कम विकसित होती हैं जबकि विकसित देशों में पर्याप्त रूप से विकसित होती हैं। जन्म दर यहाँ पर और मृत्यु दर संतुलित होती है विकसित देशों में जबकि विकासशील देशों में इनकी दर अधिक होती है, मृत्यु दर अधिक होती है, जन्म दर भी अधिक होती है। ग्रामीण जनसंख्या विकसित देशों में कम होगी, विकासशील देशों में अधिक होगी। जीवन प्रत्याशा विकसित देशों की अधिक होगी, तुलनात्मक रूप से विकासशील देशों की कम होगी। तकनीकी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्यापक रूप से विकास होता है तकनीकी शिक्षा का और विकासशील देशों में ऐसा नहीं होता। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर कौशल विकास अभी आरंभ किया गया है जबकि
विकसित देश पूर्ण साक्षर होते हैं, 100% साक्षर होते हैं, और विकासशील देश अल्प साक्षर होते हैं। इस आधार पर जिस प्रकार विश्व में कुछ देश विकसित हैं तथा कुछ देश विकासशील हैं, उसी तरह हमारे देश में भी बहुत सारे राज्य विकसित हैं तथा कुछ राज्य विकासशील हैं, जिसको हम इस सूची के माध्यम से या इस तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए आप, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यहाँ पर विकासशील और विकसित की स्थिति तय की गई है। तो विकसित राज्यों की सूची में पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किया गया है, जबकि विकासशील राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। तो तालिका के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारत में तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय उस वर्ष की संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, जबकि विकासशील राज्य एवं पिछड़े राज्य वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। मतलब इसका जो मानक है वह भारत की प्रति व्यक्ति आय बनाया गया है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय भारत की राष्ट्रीय आय से, देश की राष्ट्रीय आय से अधिक है, वह विकसित राज्य हैं, और जिनकी भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम आय है जिन राज्यों की, वे कहलाते हैं विकासशील राज्य। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा टॉप पर है, सबसे ऊपर है स्थान में, जबकि विकासशील राज्यों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी दिख रही है आपको? यहाँ पर आप देखिए बिहार, जिसकी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, जबकि संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय 22,946 रुपये है। मध्य प्रदेश इसके करीब ही है। इस तरह आप लोगों ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से देखा और समझा, और इसके बाद आपको हल करना है प्रमुख ये 5 प्रश्न, जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। फिर से आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा देखा, थोड़ा विस्तार के साथ इसको समझा। क्यों? क्योंकि यह हमारे समय सारणी की डिमांड थी, समय सारणी के आधार पर। इसके अलावा मैंने अभी भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत और भी वीडियोस लोकसभा, राज्यसभा के बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बारे में भी अपलोड किए हुए हैं। उनको भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में इन अध्यायों को भी पढ़ाया जाना है। अतः आप अपनी समझ को पहले से इसके संदर्भ में विकसित कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अगले वीडियो की तैयारी में, और आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, राइट। जय हिंद।